नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी को, राज व्यवस्था को हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो हमारी सीरीज है इसमें हमने अभी तक एक चैप्टर पूरा कर लिया है और ये लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने पहले पार्ट में इसका एक जो अधिनियम था उसके बारे में बात करी है। इसके साथ साथ में हमने पॉलिटी का जो महत्व था उसके बारे में बात करी थी, किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके फ्री में अवेलेबल है, वो पहला पार्ट जरूर देख लीजिए। उसके अगले वाला पार्ट है वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो लक्ष्मीकांत का आपका पहला चैप्टर है ना, उसी को डिस्कस करेंगे। बट जो हमारा बेस होने वाला है वो ओनली लक्ष्मीकांत नहीं रहेगा, हम एनसीईआरटी को भी साथ में डिस्कस करेंगे, लक्ष्मीकांत को और कुछ और एडवांस चीज़ें भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये एक संपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे। अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस करी, किस प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद में हमने जो हमारा अधिनियम था उसके बारे में चर्चा करी थी, वो अधिनियम क्यों इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बात करी थी। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अधिनियम के महत्व के बारे में, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें देखी थी। उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज जो कल क्या देखा था हमने, कल देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करी थी, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1773 के बाद में 1781। कौन सा एक्ट है, 1781 का एक्ट, 1781 का अधिनियम। क्या नाम है इस अधिनियम का, 1781 का अधिनियम। इससे बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ, ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है, 1781 का अधिनियम। इसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें इस अधिनियम की, तो सबसे पहले बात करते हैं इस अधिनियम को क्यों लाया गया था। इस कानून को तो हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस कानून को लाने के पीछे कारण क्या थे, तो हमें बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करनी होगी। तब हमें समझ में आएगा कि भाई ये अधिनियम लाया गया था तो दरअसल लाया ही क्यों गया होगा, क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही होगी तब इस अधिनियम को लाना पड़ा था। देखो ये जो अधिनियम थे ना, जैसे हम पढ़ेंगे 1773 का है, 1781 का है, ये 1935 का है, 1919 का है, 1909 का है। ये जो सारे अधिनियम हैं, ये अधिनियम और वो जो अधिनियम होते हैं, जैसे कि भाई कोई सती प्रथा को बैन कर दिया उसके लिए एक्ट लाया गया है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो पूरी सीरीज है ना, इसे संवैधानिक सुधारों का अधिनियम कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें संविधान का सुधार हुआ है, संवैधानिक जो श्रेणी है वो विकसित हुई है। इसमें भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उसके बाद में कुछ और बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भारतीयों को पूरे ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। तो ये जो पूरे अधिनियम थे ना, इसमें एक ग्रेजुअली विकास हुआ है, देश में संवैधानिक विकास हुआ है, संवैधानिक सुधार हुए हैं, भारतीयों की महत्व बढ़ा है, भारतीयों को वहाँ पर पूरी छूट दी जाने लगी थी, प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा था। तो इसलिए ये जो अधिनियम है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो अधिनियम तो वैसे बहुत सारे एक्ट भी बने थे, बट उनको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो अपना एक अलग वजूद रखते हैं। जैसे आरबीआई का एक्ट आया था, ठीक है, तो वो एक अलग जगह है। बट ये जो अधिनियम है ना, ये संपूर्ण दृष्टिकोण से भारत का जो नींव है, भारत के जो कानून व्यवस्था की नींव है, लोकतंत्र की नींव है, वो इन अधिनियम से ही शुरू हो गई थी। इस वजह से इन अधिनियम को हम चर्चा में ले रहे हैं, इस अधिनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 1773 का अधिनियम तो देख लिया था। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारा अधिनियम होने वाला है 1781 का, ठीक है, एक्ट ऑफ 1781, या इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं कि इसे क्यों लाया गया था, क्या कारण रहे होंगे जिसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम को लाया गया था। तो सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो पहला कारण था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, रेगुलेटिंग
एक्ट की कमियां। अब देखो, कोई आप चीज़ नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपको है ना कोई नया मकान बनाना है, वो नया मकान कब बनाओगे? जब पुराना मकान है वो ख़राब है या टूट गया है, पुराने मकान में कुछ कमियां होगी। कुछ भी चीज़ नहीं ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? जब पुरानी चीज़ में कोई कमियां होगी। तो पुरानी चीज़ क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था ये? 1773 में। इसमें कुछ कमियां रही होगी, तभी तो नया एक्ट लेके आ रहे हो। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां थी? तो कल हमने बात करी थी, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें पहले से क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बट ये सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी स्थापना के बाद में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला था। किसके बीच में? सुप्रीम कोर्ट और जो प्रशासन था ना, उनके बीच में तनाव देखने को मिला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। ये और प्रशासन, इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होने लगा, दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, प्रशासन का क्या काम है। तो ये बहुत बड़ा समस्या बन गई, बहुत बड़ी समस्या बन गई। इसका समाधान करना जल्द से जल्द जरूरी था कि कैसे भी करके ये जो दोनों के बीच में तनाव बढ़ रहा है इसे रोका जाना चाहिए। तो इस कारण से भी ये रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत बड़ी कमी थी। तो इसे खत्म करने के लिए ये जो बंदोबस्त कानून है 1781 का, ये लाया गया था। तो पहली कमी क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट की कमी थी। और पहली कमी, सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के बीच में तनाव बढ़ गया था और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार थे वो भी स्पष्ट नहीं थे। दूसरा यह था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी तनाव चल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसलिंग है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, ये अपने जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, मतलब इन पे जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। बट गवर्नर का कहना था कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है। तो दोनों के बीच में भी तनाव बढ़ गया था। एक तो प्रशासनिक दिक्कतें हो रही थी, एक गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके लिए भी दोनों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा था। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रही थी। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर हम अच्छे से लिखेंगे, पहले एक बार आप समझ लो सारी चीज़ों को, आपको लिखना है तो हम अच्छे से आगे लिख लेंगे कि हम 1781 के अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं इसके कारण की। तो हमने पहला कारण डिस्कस किया। पहला कारण क्या है? कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। इसमें कमियां पहला क्या है? सुप्रीम कोर्ट व प्रशासन के बीच में तनाव, प्रशासन के बीच में तनाव, पहली कमी ये देखने को मिल रही थी। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है थी कि सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में तनाव, ये दूसरी कमी देखने को मिल रही थी। तो ये तो हो गया पहला, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। दूसरे कारण के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और भारतीयों के बीच में भी तनाव, सुप्रीम कोर्ट व भारतीयों के बीच में संघर्ष, भारतीयों के बीच में संघर्ष। अब ये क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट और भारतीयों के बीच में संघर्ष क्यों था? देखो, सुप्रीम कोर्ट है, उसको बोला गया कि भारतीयों के मामले में जो भी कानून होंगे वो आप देखोगे, जैसे कि भारत में किस प्रकार हिंदू है उनका विवाह होगा, मुस्लिमों का किस प्रकार से विवाह होगा, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इससे क्या होगा? भारतीय जो लोग थे ना वो नाराज हो गए कि हमारे प्रति भेदभाव हो रहा है, ठीक है, हमें अधिकार भी नहीं मिल रहे और हमारी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो ये जो हमारी भावना थी, हमारे जो मूल्य थे, हमारी जो संस्कृति, उसके खिलाफ था, हमारे जो वैल्यूज थे उसके सारा ये मामला खिलाफ था। तो भारतीय लोग इसके विरोध में आ गए थे, तो दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ गया था, ठीक है। तो ये भारतीय लोगों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा टकराव देखने को मिला था इसके कारण से। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा कारण था राजस्व मामलों में हस्तक्षेप, राजस्व मामलों में हस्तक्षेप। अब ये क्या कहना चाहता है? राजस्व मामलों में हस्तक्षेप, इस पॉइंट से क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजस्व मामले थे, यानी कि जो रेवेन्यू के मैटर थे, उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी कि आप है वो रेवेन्यू के मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसलिए ये जो रेवेन्यू के मामले में जो हस्तक्षेप होने लगा तो कंपनी अपना अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही थी, कंपनी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कंपनी के लिए भी और सरकार के लिए भी, इसे रोका जाना चाहिए। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या देखने को मिला? चौथा कारण देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप, ब्रिटिश सरकार का
हस्तक्षेप, सरकार है वो धीरे धीरे कैसे भी करके कंपनी के शासन में हस्तक्षेप करना चाहती थी। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण स्वरूप ये अधिनियम लाया गया था 1781 का। तो अगर हमें कहे कि 1781 का अधिनियम क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण थे, देखो ये पॉइंट लक्ष्मीकांत में नहीं लिखे हैं कि भाई ये अधिनियम क्यों लाया था, कारण क्या है, ये बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड का पता कर रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं आपको अलग से ये डिस्कस करवा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि लक्ष्मीकांत में क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो ये बात लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी हुई है। हम कारण की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी। पहला तो सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के बीच में तनाव था, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में तनाव था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा का था सुप्रीम कोर्ट और भारतीयों के बीच में भी संघर्ष था। राजस्व मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप करता था, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके मामलों में भी ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में अपना जो हस्तक्षेप है वो बढ़ाना चाहती थी, अपना नियंत्रण प्राप्त करनी चाहती थी। इस वजह से ये 1781 का अधिनियम है वो लाया गया था। तो आपको बैकग्राउंड तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है तो अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स की, कि ये जो अधिनियम था इसकी विशेषताएं क्या है। 1781 के अधिनियम की विशेषताएं या इसके प्रावधान। 1781 के अधिनियम की विशेषता क्या थी या इसके प्रावधान क्या है। विशेषता और प्रावधान के बारे में बात करते हैं। ये देखो बाद में लिख लेंगे, पहले हमें समझना जरूरी है। तो पहला प्रावधान क्या था, ये प्रावधान आप याद रखना, विशेषता याद रखने, ये लक्ष्मीकांत में भी लिखी हुई है, बहुत काम की है। तो ये प्रावधानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला प्रावधान या पहली विशेषता क्या थी कि इसने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को सीमित कर दिया। इस अधिनियम को लाया भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में दिक्कतें थी, इस वजह से लाया गया था। तो इसने पहले क्या किया, सबसे पहले यही काम किया, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। सीमित कर दिया मतलब क्या किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी ना उसे लिमिट कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये ओनली यही काम कर सकती, इसके बाहर का काम नहीं कर सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पहले है वो बॉम्बे, बंगाल, बिहार, इन सभी पर नियंत्रण रखती थी, बट अब है ना सुप्रीम कोर्ट को ओनली कोलकाता तक ही सीमित कर दिया गया, कोलकाता तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाहर के मामले है वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर थे उसे लिमिट कर दिया गया, उसे सीमित कर दिया गया। तो ये एक स्टेप उठाया गया। तो पहला स्टेप क्या था, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे उसे सीमित कर दिया गया। अब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक जो उसके अधिकार थे उसे सीमित करके ओनली कलकत्ता तक कर दिया गया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट किया गया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ से ध्यान से देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरी दिक्कत क्या देखने को मिलती कि सुप्रीम कोर्ट है वो राजस्व मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट है वो राजस्व मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहाँ पे जो राजस्व मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा था इसे सीमित कर दिया गया कि अब है वो सुप्रीम कोर्ट राजस्व मामलों को नहीं देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वो अब राजस्व मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजस्व जो अधिकारी थे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गए थे। तो दूसरा प्रावधान क्या था, राजस्व मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजस्व मामलों के जो अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अब बाहर आ जाएगी। मतलब रेवेन्यू का जो मैटर है, जहाँ पर टैक्स की बात होती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब छोटी मोटी बातों में इन्वॉल्व नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब छोटी मोटी बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस वजह से राजस्व मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए। तो दूसरा प्रावधान क्या था कि राजस्व मामलों में सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव बढ़ गया था। तो इस तनाव को रोकने के लिए ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर कर दिया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसके कोई भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। इनके मामले हैं उन्हें गवर्नर डील करेगा या ब्रिटिश सरकार डील करेगी। सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर चलेगी। मुख्य दिक्कत ही सुप्रीम कोर्ट से थी, तो राजस्व का मामला वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर चला गया। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर चली गई, और जो बंगाल वगैरह पे अधिकार थे वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर चली गई। तो ये मुख्य जो समस्या थी वो तो सॉल्व कर ली। उसके अलावा क्या किया गया, उसके अलावा जो भारतीय कानून थे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पे सुनवाई हो रही थी उनको भी अब चेंज कर दिया गया, यानी कि अब भारतीय जो कानून थे उनके अकॉर्डिंग, भारतीय कानूनों के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, भारतीय कानून के अकॉर्डिंग भारतीय नियमों को या भारतीयों के जो भी मुद्दे हैं उनको सुना जाएगा। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, चौथा पॉइंट यही कहता है कि पहले क्या होता था कि भारत में कोई भी व्यक्ति जुर्म करता था जो राजा के अंडर में है, कोई प्रेसिडेंसी के अंडर में है, कोई रियासत के अंडर में है, कोई व्यक्ति जुर्म करता था तो उसे सजा कौन देता था, राजा देता था। और कौन से नियम के तहत, कौन से कानूनों के तहत, तो जो भारत में लिखे गए थे भारतीय पारंपरिक कानून है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम लॉ फॉलो होते थे, कोई हिंदू है तो उसके लिए हिंदू लॉ फॉलो होते थे, इस प्रकार के नियम चलते थे। बट 1773 का जो अधिनियम आया था तो उसमें जो हिंदुओं के और मुसलमानों के कानून थे, जो भारतीय कानून थे, उनको हटाकर जो अंग्रेजी कानून थे उनको जबरदस्ती थोप दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती थोप दिया गया था। बट वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनके साथ में भेदभाव हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो उनके साथ में भेदभाव हुआ। इससे भारतीयों को दिक्कतें होने लगी और भारतीयों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि हमारे साथ में है वो गलत हो रहा है, आप हमारे साथ में भेदभाव कर रहे हो। तो जब 1781 का अधिनियम आया तो इस चीज़ को नोटिस किया गया कि भारतीयों के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय नियमों का फॉलो किया जाता, भारतीय नियमों की जगह जो अंग्रेजी नियम फॉलो किए जाते हैं, जो ब्रिटिशर रूल फॉलो किए जाते हैं, जो ब्रिटिशर कानून फॉलो किए जाते हैं, उनको हटाकर अब कोई भी मामला है जो भारतीय लोगों का है तो भारतीय कानूनों के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो हिंदुओं का मामला है तो वो हिंदुओं के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर कोई मुसलमानों का मामला है तो वो मुसलमान कानून के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के रूल हैं वो नहीं चलेंगे। तो चौथा पॉइंट यही कहता है कि भारतीयों को पारंपरिक कानूनों के तहत न्याय मिलेगा। भारतीयों को पारंपरिक कानून, पारंपरिक कौन से थे, जो अपने खुद के थे, तो उस पारंपरिक कानूनों के तहत नियम वो जो न्याय मिलेगा, कानूनों के तहत न्याय मिलेगा। भारतीयों को न्याय कैसे मिलेगा, तो पारंपरिक जो कानून थे उसके तहत भारतीयों को न्याय मिलेगा, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया चौथा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा हमने देखा था गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसको भी सुरक्षा प्रदान की गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट से उसे बाहर थी कि गवर्नर ना तो कोई हस्तक्षेप कर पाएगा और ना गवर्नर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर पाएगा, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया था इनको, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये लास्ट जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका या न्यायाधीश कहो, तो न्यायाधीश कहो या न्यायपालिका कहो, न्यायपालिका व प्रशासन, इन दोनों के बीच में तालमेल स्थापित किया गया था। तालमेल स्थापित किया गया कि जहां जरूरत है वहां जो न्यायपालिका है वो इनमें हस्तक्षेप करेगी, जहां जरूरत नहीं है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो दोनों के बीच में तालमेल स्थापित किया गया था, सहयोग से दोनों है वो एक दूसरे के साथ में काम करेंगे। ये पांचवा पॉइंट था, ठीक है। इस 5 पॉइंट है जो 5 प्रावधान है वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 1781 का अधिनियम, इसके कौन कौन से प्रावधान है, 5 प्रावधान है। एक बार लक्ष्मीकांत में भी आप देख लो 5 प्रावधान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1781 का अधिनियम है, ठीक है। 1781, एक बार पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये पेन ले ली मैंने, ठीक है। तो ये है 1781 का अधिनियम, संशोधन अधिनियम है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बंदोबस्त कानून या सेटलमेंट कानून भी कहा जाता है, इसे अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रावधान है, इसमें 7 प्रावधान है। पहला कौन सा है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, मुक्त कर दिया। मतलब सेम ही है कि गवर्नर जनरल है ना उसको, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बाहर कर दिया, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही काम किया गया है। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया था। तो क्या ये पॉइंट याद रखने, यहाँ याद रखना है कि 1781 में क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बाहर कर दिया गया, और कंपनी के जो सेवक थे, कर्मचारी थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप था उसे बाहर कर दिया गया। पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा क्या है,
इस कानून ने राजस्व संबंधित जो मामले थे, रेवेन्यू के जो मैटर्स थे, उनको राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। जो रेवेन्यू का मैटर है, रेवेन्यू को वसूल करना, टैक्स वसूल करना है, ये जो मामले थे उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीमा थी, उसे बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो पहला है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे वो गवर्नर जनरल खुद हो, उन दोनों को, साथ ही साथ में कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन सबको सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट की जो छतरी थी, एक मान लो क्षेत्राधिकार से मतलब है सुप्रीम कोर्ट की एक छतरी है, एक छाता है, उसके नीचे सारे लोग आते हैं, बट इनको बाहर निकाल दिया, यानी कि अब इन पे सुप्रीम कोर्ट का छाता नहीं आता है। गवर्नर जनरल बाहर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाहर है, कंपनी के कर्मचारी बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट के छाते में अब ये नहीं आते। अगर छाते में नहीं आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन पर कोई नियम नहीं बना सकती है। ये प्रावधान किया गया था। तो दूसरा प्रावधान समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या, रेवेन्यू के बारे में बात करता, टैक्स के मैटर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए। तीसरा क्या है, इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। साथ ही साथ में बाहर के लोग, जैसे कि हम बात करते हैं कलकत्ता के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर में आएंगे। कलकत्ता का जो भी व्यक्ति है उन पर अगर कोई सुनवाई होगी, उनसे रिलेटेड कुछ काम होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के तहत होगा। और कलकत्ता के बाहर चाहे बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, ठीक है, वहाँ के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, वो इनसे बाहर है। साथ ही साथ में कोई हिंदुओं के लिए कानून है तो उसे हिंदू कानून के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। मुसलमानों का कोई विवाद है तो उन्हें मुस्लिम कानून के द्वारा सुनवाई की जाएगी उनकी। यानी कि मुसलमानों का कोई वाद है तो उनकी सुनवाई होगी वो मुस्लिम कानूनों के अकॉर्डिंग होगी, और अगर हिंदुओं का कोई वाद है तो उनकी जो सुनवाई होगी वो हिंदू कानूनों के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो दिक्कत चल रही थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंग्रेज कानून जो थोप दिए गए थे, ब्रिटिशर के जो रूल थे वो थोप दिए गए थे, उनको अब थोड़ा हटा दिया गया। अब है वो वापस हिंदू और मुस्लिम सिस्टम है वो लागू कर दिया गया। ठीक है, तो तीसरा प्रावधान यही है। चौथा क्या कहता है, इस कानून द्वारा अव्यवस्था की उत्पत्ति की गई, एक व्यवस्था बनाएगी जिसमें क्या होता, प्रांतीय न्यायालयों की अपील है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या कहना चाहता है। चौथा पॉइंट कहता है, एक तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन से होते हैं, स्टेट के जो कोर्ट होते हैं, राज्य के जो कोर्ट होते हैं वो आते हैं। तो अभी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि ये जो प्रांतीय न्यायालय होते हैं, जो राज्यों के न्यायालय होते हैं, उनके जो कोई विवाद है तो उसकी अपील होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तो अभी क्या होता है, अभी आपको अगर ये जैसे राज्य का कोई मामला है, अगर राज्य का जो हाई कोर्ट है उन्होंने कोई सजा दे दी किसी व्यक्ति को, या कुछ भी नियम दिया हो, कुछ भी निर्णय दिया हो, तो इसके ऊपर आपको अपील करनी, तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। बट ये जो 1781 का अधिनियम था, इसमें व्यवस्था की गई कि ये जो है हाई कोर्ट है, इसके ऊपर अगर आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, सीधे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाओगे। यानी कि आप समझ लो सीधे राष्ट्रपति के पास जाने की बात कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में बीच में छोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है वो कम कर दिए गए थे। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय और जो न्यायालय है और काउंसिलों के नियम बनाने का अधिकृत किया गया। मतलब ये पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे पावर दी गई कि जब प्रांतीय मामलों के जो भी न्यायालय वगैरह होते हैं उनके लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ये पांच जो प्रावधान है आपको याद रहने चाहिए। 5 प्रावधान है, आराम से याद कर लो क्या क्या चीज़ें हैं। सिंपल से 5 पॉइंट है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट सिंपल सा यही था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हटा दिया गया इससे बारे में। पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इसके बाहर कर दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के पावर को सीमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पावर यानी कि शक्तियों को सीमित कर दिया गया, दूसरा पॉइंट यही था। तीसरा क्या था, राजस्व के मामले इनसे बाहर कर दिए गए, राजस्व मामले इनसे बाहर कर दिए गए। ठीक है, और जो प्रांतीय जो न्यायालय होते हैं उनकी अपील कहाँ होगी, उनकी अपील गवर्नर की काउंसिल के पास होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास में होगी। ये चेंजेस किया गया था। तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान है वो इसमें किए गए थे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन सबको याद रखना, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम में तो आपको याद रहेगा। मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो वैसे सिंपल पॉइंट से आएगा, हालांकि इस आर्टिकल से तो नहीं,
आगे वाले जो हम एक्ट देखेंगे उनसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी आपको ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। अब हम 1781 का जो अधिनियम है उसमें कमियां क्या थी, ठीक है थी, उसके प्रभाव क्या थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कमियां और प्रभाव के बारे में। प्रभाव कैसे होगा, एक होगा सकारात्मक, एक होगा नकारात्मक। तो ये प्रभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के प्रभाव क्या थे, सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सकारात्मक, यहाँ पे लिखेंगे नकारात्मक। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या थे। ये जो अधिनियम था उसके सकारात्मक इम्पैक्ट, कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए होंगे। तो बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, बात करें सकारात्मक प्रभावों की, तो सबसे पहला जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था वो यही था कि इस अधिनियम के द्वारा न्यायपालिका और प्रशासन के बीच में जो विवाद हुआ था, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो कम हो गया। कैसे कम हुआ, तो पहला पॉइंट लिखो, इसका पहला जो प्रभाव था वो था न्यायपालिका व प्रशासन के बीच का विवाद कम हो गया। न्यायपालिका और प्रशासन के बीच का विवाद है वो कम हो गया। अभी विवाद कम क्यों हुआ, विवाद कम इस वजह से हुआ कि न्यायपालिका की जो शक्ति है वो सीमित कर दी, प्रशासन को अपना काम करने के लिए बोल दिया। इन दोनों के बीच में जो विवाद था अब वो कम हो गया, क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि न्यायपालिका और जो प्रशासन के बीच में दिक्कतें देखने को मिल रही थी, अब वो दिक्कतें हैं वो कम हो गई है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इन दोनों के बीच में जो विवाद देखने को मिल रहा था तो वो अब कम हो गया है। दूसरा सकारात्मक प्रभाव क्या है, दूसरा सकारात्मक प्रभाव यही है कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कानूनों को मान्यता मिली, भारतीय कानूनों को मान्यता मिली। क्या कहना चाहता है ये, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कानूनों को मान्यता मिली, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब सिंपल है कि पहले जो हमने बात करी थी कि ब्रिटिशर हैं उनके नियम हमें फॉलो करने पड़ते थे, इसकी वजह से दिक्कतें भी होती थी, न्याय भी नहीं मिलता था और भारतीयों के साथ में भेदभाव भी होने लगा था। तो ये जो प्रावधान किया गया था कि उससे पहले जो 1773 में जो प्रावधान था वो भारतीयों के खिलाफ था, बट जो 1781 के बारे में बात करें तो इसमें फिर से भारतीय जो कानून थे उनको मान्यता दी गई थी। तो ये भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा माना जा सकता है, एक सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है कि अब भारतीय जो मामले हैं उनकी सुनवाई भारतीय कानूनों से की जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। उसके बाद में तीसरा फैसला क्या, तीसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि इसमें राजस्व अधिकारों को स्वतंत्रता मिली। जो अधिकारी थे जो काम कर रहे थे, चाहे प्रशासनिक हो चाहे राजस्व थे, तो ये अधिकारी थी उनको स्वतंत्रता मिली। पहले क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट में दबाव में रह के काम करते थे कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करे। अब इनको स्वतंत्रता मिल गई थी तो अब वो अपनी मन मर्जी से काम कर सकते थे, इस वजह से वो अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा प्रावधान, ये जो स्वतंत्रता मिली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाएगा। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि 1781 का जो अधिनियम है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, तो ये तीन है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पहला क्या है, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच में विवाद कम हुआ। दूसरा, भारतीय कानूनों को मान्यता मिली। और तीसरा क्या है, भारतीय जो अधिकारी थे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे राजस्व के हो चाहे वैसे हो अधिकारी प्रशासन के हो, उनको स्वतंत्रता मिली। उन पे अब सुप्रीम कोर्ट की जो वो बागडोर थी, सुप्रीम कोर्ट को जो वजन आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट को उनको जो परेशान कर रही थी, वो अब कम हो गया, तो वो अपनी मनमर्जी से अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिला, इससे भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। हम कोशिश कर रहे थे कि हमें थोड़ा बहुत अधिकार दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, बट ये जो अधिनियम था, यहाँ इस अधिनियम में भारतीयों को कुछ भी नहीं दिया गया था। तो ये एक धोखे की तरह था, भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिला था। तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई अधिकार नहीं मिले थे। दूसरा क्या है, इससे ब्रिटिश जो प्रशासन था उसकी शक्तियाँ बढ़ गई थी, यानी कि ब्रिटिशर जो थे उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, ब्रिटिशर की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। ब्रिटिशर जो प्रशासन था उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, जिससे वो मन चाहे वो भारतीयों में हस्तक्षेप कर रहे थे, भारतीयों को परेशान कर सकते हैं।
उनसे रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं, तो ये अधिकार है उनको बढ़ गई। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। ये समस्या भी, इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाएगा 1781 के एक्ट का। तीसरा नेगेटिव क्या है, जो भारतीय न्याय प्रणाली थी उसे हालांकि स्वतंत्र कर दिया गया था, भारतीय कानूनों के अकॉर्डिंग नियम बनाए जा रहे थे, इनके अकॉर्डिंग सुनवाई हो रही थी, बट फिर भी इसमें अंग्रेज सरकार थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका हस्तक्षेप फिर भी रहता था। हालांकि इनको स्वतंत्र कर दिया था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी है वो घुमा फिरा के इसमें हस्तक्षेप थोड़ा बहुत तो कर ही लेती थी, तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती थी। अब चौथा पॉइंट के बारे में बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट जब बनाया गया था तो लोगों को लगा था कि ये जो न्याय प्रणाली है उसमें सुधार करेगी, न्यायिक व्यवस्था में सुधार करेगी, बट सुप्रीम कोर्ट को अब काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा कर दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती जो इनके खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट अब है वो बाइंडिंग में काम करेगी, ठीक है। तो ये चौथा नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो ये कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इस अधिनियम थे। तो देखो ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी है, हमने ऑलरेडी अभी देखा था फीचर, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ये हम बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत आए, कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। देखो आपको अगर प्रावधान याद है ना, तो बाकी सारी चीज़ें तो आप मन चाहे वो ऐसे लिख सकते हो कि भाई उससे पहले क्या प्रॉब्लम रही होगी, तो प्रॉब्लम उससे पहले का जो एक्ट है उसमें जो भी प्रावधान है वो सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद में इस प्रावधान के सकारात्मक क्या होगी, तो आपको खुद को सोचना है ये सकारात्मक है ये नकारात्मक है, तो इसके लिए अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो अगर बेसिक चीज़ें भी पता होगी तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 1781 में जो अधिनियम लेके आए थे, इस दौरान विश्व में और कहाँ क्या क्या घटना घटित हो रही थी। जैसे बात करें कि 1781 में भारत में क्या हो रहा था, तो भारत में है ना, सबसे पहले ब्रिटिशर के बारे में बात करें तो ब्रिटिश है वो अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे, धीरे धीरे वो चारों ओर मद्रास को कन्वर्ट कर लिया था, बंगाल को कर लिया था, मुंबई को कर लिया था, धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे थे। यानी कि ये लोग मराठों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका विस्तार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था इस दौरान। दूसरा क्या हो रहा था, मराठा साम्राज्य है उनकी गतिविधियाँ जा रही थी, मराठा सारे अब साम्राज्य आसपास की रियासतों पर अटैक कर रहे थे, टीपू सुल्तान के साथ में इनका विरोध चल रहा था, तो ये मराठा साम्राज्य की भी गतिविधियाँ चालू थी इस दौरान में। साथ ही साथ में मैसूर राज्य में क्या था, टीपू सुल्तान ने अपनी जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली थी, टीपू सुल्तान सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का विरोध है वो जारी रखा था, तो ये भी देखने को चीज़ें मिली थी। उसके बाद में साम्राज्य और अर्थव्यवस्था का भी विकास था, इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का भी अच्छे से विकास हो रहा था, और ब्रिटिशर यहाँ से ज़्यादा चीज़ें है वो अपने देश में ले जा रही थी रॉ मटेरियल के थ्रू, तो भारतीय चीज़ों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था, ठीक है। वर्ल्ड में क्या घटना घटित हो रही थी, वर्ल्ड के बारे में बात करें तो अमेरिका में जो क्रांति थी उसका अंतिम फेज चल रहा था, अमेरिका में जो क्रांति चल रही थी इस टाइम में उसका अंतिम फेज चल रहा था, ठीक है। अमेरिका में जो यॉर्क टाउन है उसकी घेराबंदी की गई थी, और वहाँ से दिक्कतें और बढ़ गई थी, तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में जो विवाद था वो और बढ़ता जा रहा था, ये चीज़ें देखने मिली थी। यूरोप की क्या स्थिति थी, यूरोप में भी स्थिति खराब थी, वहाँ पे कूटनीतियाँ चल रही थी, कोई लोग इंग्लिश को सपोर्ट में ले रहे थे, कोई फ्रांस का सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, उसकी भी यहाँ इसके आसपास में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। वैश्विक व्यापार है, उपनिवेशवाद है, ये तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ में वैज्ञानिक और दार्शनिक जो प्रगति थी, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस है वो भी बढ़ते जा रहा था। तो ये इस दौरान की कुछ घटनाएं थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको वहाँ के जो समकालीन कुछ मुद्दे हैं उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि भारत में 1781 में क्या हो रहा था, विश्व में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इसको लिंक करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1781 का अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 1784 के अधिनियम के बारे में। अब जो दूसरा जो अधिनियम है, ठीक है, तीसरा है ये अधिनियम, दो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा है। कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट, क्या नाम है इसका, पिट्स इंडिया एक्ट, हिंदी में पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम। तो तीसरा अधिनियम कौन सा है, पिट्स इंडिया अधिनियम है। तो सबसे पहले ये कब आया था, 1784 में। अभी हमने कौन सा डिस्कस किया, 1781 वाला डिस्कस किया है, सेटलमेंट वाला डिस्कस किया है, और ये कौन सा है, 1784 का है।
नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, इसको याद रखना, पिट्स को याद रखना, पिट्स जो वर्ड है उसको याद रखना। ये जो पिट्स इंडिया है ना, पिट्स नाम किसका था? पिट्स नाम था विलियम पिट का। विलियम पिट, ये कौन थे? ये उस टाइम में ब्रिटेन के, ये उस टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो पिट्स इंडिया अधिनियम है, पिट्स इंडिया एक्ट है, ये 1784 में आया था। ये अधिनियम, इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पिट। पिट, विलियम पिट कहो या पिट कहो, कुछ भी कहो, उसके नाम पर इसका जो एक्ट है इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम पड़ा। अब देखो, इस नाम का एक और मतलब होता है हिंदी में पिट्स, इसका मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, पिट्स का मतलब होता है गड्ढा। अब ये जो अधिनियम है, जब आप इसकी विशेषता देखोगे ना, जब आप इसकी विशेषता देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये अधिनियम गड्ढे में ले जाने वाला अधिनियम है। गड्ढे में ले जाने वाला मतलब ये जो पूरा ब्रिटेन का जो तंत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको गड्ढे में ले जाने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको गड्ढे में ले जाने का जो प्रावधान है इस अधिनियम में किए गए थे। तो अब प्रावधान को बाद में देखेंगे, बट जब हमें याद रखने होंगे, हमारे पास में अलग अलग अधिनियम हैं, सबकी विशेषता याद रखनी होगी, बट जब हम 1784 के अधिनियम की विशेषताओं को याद रखेंगे तब हमें सिंपल पॉइंट ये याद रखना कि 1784 के अधिनियम का नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स का मतलब होता है गड्ढा। पिट्स का मतलब क्या होता है? गड्ढा। गड्ढा मतलब जहाँ पे खड्डे में डालते हैं ना, वो वाला गड्ढा, वो मतलब होता है। तो ये जो 1784 का अधिनियम है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको गड्ढे में ले जाएगा। ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। ये जो 1784 का अधिनियम है, ये कंपनी को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। तब आप समझिए अब इस अधिनियम की विशेषता क्या होगी, अपने हिसाब से सोच सकते हो क्या होगा इस विशेषता। बिना पढ़े हमें कुछ भी नहीं पता है तो अब भी हम सोच सकते हैं कि कंपनी का जो शासन है उस पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब केंद्रीकरण बढ़ेगा, कंपनी पर नियंत्रण सरकार का बढ़ेगा, ऐसी सारी चीजें होगी। किसी भी प्रकार से कंपनी को गड्ढे में ले जाने का काम करेगा ये अधिनियम। तो अब अगर 1784 के अधिनियम की आपको विशेषताएं पता नहीं है, फिर से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको 1784 का जो अधिनियम है उसकी विशेषता नहीं पता है, और हमारा एक रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी भी विशेषता नहीं पता, तो रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या मतलब होता है? नियंत्रण करना, किसी को कंट्रोल में करना। तो उसमें हमने देखा था कि जैसी तैसी करके कंपनी को कंट्रोल में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है, कंट्रोल में किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया, कंट्रोल कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी, कंट्रोल में कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को कंट्रोल में किया जा रहा है, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट से। और देखा था 1781 में देखा तो ये अधिनियम तो नॉर्मल था, इसमें कोई खास ऐसी कोई विशेषता थी नहीं। बट 1784 जब वापिस ये पिट्स इंडिया एक्ट आया, वहाँ पर कंपनी को गड्ढे में धकेलने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप याद रखना, ये जो नाम होते हैं, नाम से भी आप अधिनियम की विशेषता याद रख सकते हो। अगर ज़्यादा पता भी नहीं है तो इसका नाम पढ़ के भी आप अधिनियम की क्या विशेषता होगी वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। अगर प्रीलिम में इस प्रकार की डायरेक्ट फीचर पूछा जाए, प्रावधान पूछा जाए, तो आप नाम पढ़ के भी उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो नाम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि नाम का मतलब क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। किसके बारे में? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कारण, इसे क्यों लाया गया था। कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे सबसे पहले उसके कारण ही देखेंगे। कारण देखने का फायदा क्या है? कारण देखने से हमें उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाता है। तो इस कारण से हम उसके प्रावधान को भी आसानी से याद रख सकते हैं, उसमें क्या कमियां होगी वो भी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, और जो प्रीवियस अधिनियम थे उनको भी याद रख सकते हैं। इसलिए हमें कारण का पता होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम था, इसे लाने के सबसे पीछे कारण क्या था? तो सबसे पहले था हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसकी फेलियर। रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूरी तरह से फेल था। इसके लिए 1781 में भी अधिनियम आया था और उसके लिए 1784 में भी अधिनियम लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट है वो फेल था पूरी तरह से, उसके जो प्रावधान थे पूरी तरह से गलत थे, फेलियर थे, इस वजह से यह अधिनियम लाया गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, अब ये शख्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अगर आपने
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, तब इस एक्ट में हमने एक बात करी थी कि जो गवर्नर था ना, बंगाल का जो गवर्नर था, उस पद को बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था और मुंबई बॉम्बे का गवर्नर होता था। अलग अलग जो प्रेसिडेंसी है उनके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। बट जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके माध्यम से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको मजबूत कर दिया गया और वहाँ पर जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। उनका नाम क्या कर दिया गया, पहले खाली गवर्नर थे, उसे चेंज करके अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और उनको पावर भी बहुत ज़्यादा दी गई थी। पहले उनके पास में कम पावर थी, अब उनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वो शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बने थे, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स है वो इस अधिनियम के पीछे कैसे रेस्पॉन्सिबल है, भाई इस बंदे ने ऐसा क्या किया था कि ये अधिनियम लाया गया था। तो ये जो शख्स था ना, इस पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे। क्या आरोप लगे थे, इन पे लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, इनके पास में पावर थी, उसका मिसयूज किया था, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इनके खिलाफ क्या हुआ, महाभियोग हुआ। अब महाभियोग क्या होता है, महाभियोग जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है कोई भी शख्स है, जैसे कि राष्ट्रपति है, ठीक है, न्यायपालिका के न्यायाधीश है, उनको अगर उनके पद से हटाना होता है तो उनके खिलाफ क्या होता है, महाभियोग लाया जाता है। अगर उन पर आरोप लगता है कि व्यक्ति भ्रष्ट है तो महाभियोग लाया जाता है, उन पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर उनको अपने पद से हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन पे आरोप लगे थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो इनके खिलाफ महाभियोग लगा, इम्पीचमेंट हुआ, तो इनको हटा दिया गया अपने पद से। और इसको हटा दिया गया तो इनके जो भ्रष्टाचार थे उसे समाप्त करने के लिए भी जो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। तो पहला कारण क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। दूसरा क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स का भ्रष्टाचार, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार किए थे, कुकर्म करे थे, ये इसकी वजह से यह अधिनियम लाना पड़ा था। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था रेगुलेटिंग एक्ट की, सॉरी वो देख लिया था। तीसरा कारण था कि कंपनी है ना, उनकी वित्तीय हालत खराब थे, कंपनी की वित्तीय हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब थी। जो कंपनी के गवर्नर थे, जो बड़े बड़े अधिकार थे, वो अपना पालन पोषण करते थे, अपना देखते थे, कंपनी का वो फायदा नहीं देखते थे। इस वजह से कंपनी की जो वित्तीय हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। कंपनी है वो पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी। कंपनी के पास में ना तो पैसे बचे थे, ना इनके पास में कोई राइट था, तो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे आ गई थी। तो कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए भी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था, चौथे कारण के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो ये कॉमन पॉइंट है, ये लास्ट तक चलेगा, जब तक ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती है तब तक चलेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे करके कंपनी पर अपना प्रभाव है वो बढ़ाना चाहती थी। भारत की जो मार्केट थी ना, वो ब्रिटिशर के लिए बहुत बड़ी मार्केट थी, वो इसकी जो इकोनॉमी थी उसका यूज करके बहुत पैसे कमा रहे थे। तो अंग्रेज सरकार थी, उनका मानना था कि जल्द से जल्द भारत सरकार है, जो भारत है उन पे अपना कब्जा होना चाहिए, वो अपनी कॉलोनी के रूप में काम करे और कंपनी को साइड में कर दिया जाए, डायरेक्ट जो पैसे हैं वो रेवेन्यू के थ्रू पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के पास में जाए। ठीक है, इस वजह से ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे भारत पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा जा रही थी और इसका यूज करके वो कंपनी पर भी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। कितनी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये कारण थे सारे रेस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। कारण आपको समझ में आ गया। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, जो वॉइसरॉय थे, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया था, उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। तो ये सारे कारण थे, इसकी वजह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या थे, विशेषताएं क्या थी, पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं की या प्रावधानों की, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दोहरी शासन प्रणाली। ये पॉइंट बहुत काम के, ये अधिनियम भी बहुत काम का है, इसका एक एक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं लक्ष्मीकांत से कि क्या क्या पॉइंट है, फिर हम अलग से जो अलग पॉइंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की प्रावधानों की।
तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ आता है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। क्या काम किया था इन्होंने? क्या क्या? 2 काम किए। देखो यहाँ पे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बात कर रहे हैं इनकी प्रावधानों की। पहला क्या किया इसने? वाणिज्य और राजनीतिक, इन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया था। वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे, राजनीतिक कार्य अलग होंगे। वाणिज्यिक कार्य मतलब व्यापार का काम होता है ना, ट्रेड का काम होता है, कॉमर्स का काम होता है, कॉमर्शियल काम होता है, वो अलग होगा। और पॉलिटिकल जो काम होगा वो अलग होगा। यानी कि कंपनी के जो वाणिज्यिक काम है वो कंपनी अलग करेगी, राजनीतिक काम अलग करेगी। इन दोनों में डिवाइडेशन होगा। एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं करेगी, दोनों को सेपरेट कर दिया था, दोनों को अलग कर दिया था। पहले कंपनी क्या कर रही थी? कंपनी वाणिज्यिक यानी व्यापार भी कर रही थी और राजनीति भी कर रही थी, दोनों काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो राजनीति भी कर रही है, वो व्यापार भी कर रही है, तो ये आपसी हितों का टकराव हो जाएगा। वो अपना ही अपना फायदा देखेगी और राजनीति अपने फायदे के लिए ही करेगी। तो दोनों चीजें कर रही थी कंपनी। अब क्या किया गया? वाणिज्यिक काम को अलग कर दिया गया, राजनीतिक काम है उनको अलग कर दिया गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कर दिया गया था। तो पहला प्रावधान यही है कि ये जो अधिनियम था इसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, पृथक पृथक कर दिया गया था। ये कौन सी अधिनियम की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रावधान आपको समझ में आ गया। दूसरे प्रावधान के बारे में बात करें, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम के एक निकाय का गठन किया। तो यहां से द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ होगा। अब क्या होती है द्वैध शासन प्रणाली, इसको ध्यान से सुनो, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन प्रणाली, इसे ड्यूअल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इसने 2 तरीके से बांटा। एक होता है नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, एक होता है नियंत्रण बोर्ड। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। मैं फिर से एक बार लिखता हूं सही से। अब देखो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यहां पर क्या हुआ? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। द्वैध प्रणाली मतलब ड्यूअल सिस्टम, 2 प्रकार का सिस्टम चलेगा। द्वैध का मतलब होता है 2 प्रकार का। तो कौन कौन सा 2 प्रकार का सिस्टम चल रहा है? तो देखो 2 प्रकार का सिस्टम ये है, यहां से समझो। पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और यहां पर ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक वर्ड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है, दूसरा है निदेशक बोर्ड, निदेशक मंडल भी कहा जाता है। अभी नियंत्रण बोर्ड क्या है और निदेशक बोर्ड क्या है? देखो निदेशक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है डायरेक्टर। ये किस में देखा जाता है? ये जनरली कंपनी है, इन चीज़ों में देखा जाता है। तो इसका क्या काम होगा? इसका जो मुख्य काम होगा व्यापार को देखना। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है यानी कि निदेशक जो मंडल है वो कौन से मामले देखेगा? व्यापारिक मामलों को देखेगा। व्यापार को करना है, ठीक है, किसके साथ में कैसे ट्रेड करना है, इन मामलों को कौन देखता है? इन मामलों को देखता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसमें कौन व्यक्ति काम करते हैं? इसमें कंपनी के लोग ही, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वही इसमें काम करेंगे। इसमें कौन काम करेगा? कंपनी के कर्मचारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में काम करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल है जो कि व्यापारिक काम देखता है, जिसमें कौन शामिल होता है? कंपनी के कर्मचारी शामिल होते हैं। और ये क्या काम करता है? ये कंपनी के व्यापार को देखता है। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड, पूरा कंट्रोल करने का काम है, पूरा नियंत्रण करने का काम इसका है। तो ये क्या काम करता था? ये जो भारत में पूरे सैन्य मामले हैं, पूरे राजनीतिक मामले हैं, उनकी निगरानी करता था कि भारत में सेना किस प्रकार से किससे युद्ध करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तय कौन करता था? ये भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा तय किया जाता था। राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा तय किया जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये हर मामले में हस्तक्षेप करता था। इसका जो वजूद था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। ये इसको आदेश भी दे सकता था,
ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड है वो निदेशक बोर्ड को आदेश भी दे सकता था कि आपको ये काम करना होगा, तो इनको ये काम करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा ये पावरफुल था। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 6 मेंबर थे, 6 सदस्यों का ये ग्रुप था। इसमें जो मुख्य काम क्या था? राजनीतिक मामलों को देखना, ठीक है, सैन्य मामलों को देखना, ये सारी चीज़ें हैं वो निगरानी करने का काम इसका हुआ करता था। ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। हर छोटी छोटी बात है वो इन्हें ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे, तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हुए करते थे। ये सीधे निगरानी का प्रावधान था। इसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी पर सीधे तौर से निगरानी रखती थी, क्योंकि अब कंपनी कोई भी काम करेगी तो उनको बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सीधे तौर पे सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, तो सरकार है वो सीधे तौर पे डायरेक्ट कंपनी पर रेगुलेट कर रही थी, डायरेक्ट कंपनी पर नियंत्रण कर रही थी, उन पर निगरानी कर रही थी। इस प्रकार से ये काम करता है। तो देखो हम बात कर रहे थे प्रावधानों की, 1784 के एक्ट के प्रावधानों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अब वहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने चीज़ पहले क्या देखी कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने जो प्रणाली थी उसमें दोहरी शासन प्रणाली को लेके आई। कैसी शासन प्रणाली को? दोहरी शासन प्रणाली, जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। दोहरी शासन प्रणाली को या द्वैध शासन प्रणाली लेके आए थे। द्वैध शासन प्रणाली में हमने देखा था कि एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक काम देखता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि राजनीतिक काम देखता था। ये सीधे तौर पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये इसको रेगुलेट करता था, और ये नियंत्रण किस में था? ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। ब्रिटिश सरकार जो बोलेगी वो उनको काम करता पड़ता था, और अपनी हर छोटी छोटी रिपोर्ट है वो इनको ब्रिटिश सरकार को सौंपनी होती थी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी को रेगुलेट कर रही थी, नियंत्रित कर रही थी, सीधे तौर पर उन पर हस्तक्षेप कर रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हम प्रावधान देख रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी, तो आप है ना कन्फ्यूज मत होना कि प्रावधान में पहला था कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को वाणिज्यिक कार्यों से अलग कर दिया। राजनीतिक कार्य किसके पास में गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा अधिनियम था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान लेके आए थे, या द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, अगर किसी यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में हुई थी, तो 1784 के अधिनियम में। इसीलिए मैं कह रहा था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स मतलब गड्ढे में धकेलना, तो देखो कैसे गड्ढे में धकेला है। पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार है वो इन पे हावी हो गई है पूरी तरह से, कि एक इनके व्यापारिक काम अलग कर दिए, इनके वाणिज्यिक काम अलग कर दिए गए थे, इनके लिए अलग से बोर्ड बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पूरी तरह से इनको कंट्रोल में रखता था, और एक निदेशक था, कोर्ट था, जो भी डायरेक्टर था वो अपना अपना काम करते थे। तो एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों को देखता था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि नियंत्रण बोर्ड था, जो कि व्यापारिक मामलों को छोड़ के शेष जितने भी मामले थे, राजनीतिक हो चाहे सैन्य मामले है, उन सब की निगरानी है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही रखे जाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधि देख सकता था। हमने यही करी थी कि ये जो बोर्ड था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। व्यापारिक मामलों को छोड़ के शेष जो भी मामले हैं उनका देखरेख कौन करता था, उनको नियंत्रित कौन करता था, तो नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता था, वही इनको रेगुलेट करने का काम करता था। तो ये जो अधिनियम था दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, कंपनी का जो अधीन क्षेत्र था उसे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। कंपनी ऑक्यूपाइड क्षेत्र की जगह ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया कहा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि कौन सा अधिनियम था जहां पर पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, वो कौन से अधिनियम के तहत कहा गया था, तो वो जो अधिनियम था 1784 का अधिनियम था। ये पॉइंट आप याद रखना, कौन से अधिनियम कहा गया था, तो 1784 के अधिनियम में वो बात कही गई थी। दूसरा क्यों महत्वपूर्ण था, इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासनों को नियंत्रण प्रदान किया। यानी कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी को नियंत्रित कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी। सारी चीज़ें वो इनकी देखरेख में चल रहा था, सब कुछ फैसला है वो इनकी देखरेख में चल रहा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत ईजी था। क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान देगा कि दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ, उनके अलग अलग काम डिवाइड कर दिए थे। तो ये चीज़ें थी। देखो कन्फ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूज मत होना, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल रखा करो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे हमने प्रावधान देखे हैं। क्या पढ़े हैं? 1784 के एक्ट के प्रावधान देखे हैं। पहला प्रावधान क्या था? दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। दोहरी का मतलब क्या? डबल। दोहरी का मतलब होता है डबल। डबल शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, मतलब एक व्यक्ति का काम अलग होगा, दूसरे का काम अलग होगा, तो ये क्या होगा? दोहरी शासन व्यवस्था हुई। तो यहाँ पर भी ड्यूअल सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम देखने को मिला था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों को देखता था। ठीक है, ये इसका असर था, इस प्रकार से ये काम करता था। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी पॉइंट था। कितने मेंबर थे वो भी चीज़ें देखी थी, रेगुलेट कौन करता था वो भी चीज़ें देखी, उत्तरदायी किसके प्रति था, ये था उत्तरदायी किसके प्रति? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। इसमें मेंबर कितने थे? इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में हमने बात करी थी। तो ये क्या करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रशासनिक मामलों को देखते थे और शक्ति कैसे काम करेगी क्या नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जा रही थी। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये याद रखना कि ये जो अधिनियम था 1784 का, इसमें जो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ थी उसे और बढ़ा दिया गया था। 1773 से धीरे धीरे गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे 1857 तक इसकी शक्तियाँ बढ़ेगी। ठीक है, तो 1773 से शक्तियाँ बढ़ रही थी और 1784 में ये शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। कौन से अधिनियम से? तो ये हर अधिनियम में बढ़ेगी, तो आपको स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियाँ वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, क्या क्या शक्तियाँ हैं कि देखो, पहले बॉम्बे, बिहार और अपने मद्रास को देख रहा था, तो अब जितने भी प्रांत है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उन सब की निगरानी कौन रखेगा? तो गवर्नर जनरल रखेगा। तो यानी कि इसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी, केंद्रीकृत हो रहा था सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन आ रहा था, पूरा एकदम केंद्र में आ रहा था। सारी सिस्टम में वो कहाँ आ रही थी? गवर्नर के अंतर्गत बात है, पूरा एक केंद्र में सेंटर बन गया था, सारा काम यही देखेगा, सब कुछ यही करेगा। तो ये एक सेंटर बन गया था, बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी गवर्नर। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन की निगरानी बढ़ी, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो निगरानी बढ़ा रहे थे। तो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पूरी तरह से इसमें हेल्प भी कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वो सारी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। इस दृष्टि से इनकी निगरानी भी बढ़ गई थी। ये सारी चीज़ें थी, इसके फीचर्स थे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी कमियाँ क्या थी, भारतीयों का रिएक्शन क्या था। बात करें कमियाँ क्या थी, भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, भारतीयों का क्या रिएक्शन था। बात करें भारतीयों की प्रतिक्रिया की, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी भारतीयों की कि इसने भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया था। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है वो बढ़ गया था। नियंत्रण कैसे बढ़ा था? नियंत्रण इस प्रकार से बढ़ा था कि भारतीय जो प्रशासन था पहले खुद से काम कर रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी की शासन बढ़ने लगा, और अब कंपनी पर किसका शासन बढ़ने लगा? ब्रिटिश सरकार का। तो इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों पर हस्तक्षेप करते जा रहा था, इनका जो प्रशासन था वो बढ़ते जा रहा था। हमने देखा कि बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, ये पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गई थी, तो यहाँ पर भी इनका वर्चस्व बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नियंत्रण बढ़ गया था। पहला पॉइंट यही है कि भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी या कमियां क्या थी, तो इसका नियंत्रण वो बढ़ गया था, भारतीयों के प्रति इनका जो नियंत्रण है वो बढ़ गया था। दूसरा पॉइंट, इसने व्यापारिक और जमींदारों के हितों पर प्रभाव डाला। जो व्यापारी थी, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो जमींदारी थे, उनको थोड़ा तवज्जो दिया गया, बाकी जो आम आदमी थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसने क्या किया, जो व्यक्ति था जिनके पास ज़मीन थी, कम ज़मीन थी, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, ज़मीनों के लिए अलग अलग नियम बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये भी एक दिक्कत देखने को मिली थी। भारतीय रियासतों पर भी प्रभाव पड़ा। इस जो अधिनियम था धीरे धीरे भारतीय जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश सरकार अपने कंट्रोल में ले रही थी, तो रियासतों पर भी प्रभाव देखने को मिला। रियासतों पर प्रभाव देखने को मिला, रियासतों पर भी प्रभाव देखने को मिला था। भारतीय समाज पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा वर्त स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। अलग अलग स्थानों पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। अब इस दौरान भारत में क्या हो रहा था, ये कब से बात हो रही है? 1784 की बात हो रही है। इस दौरान भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही थी?
उस टाइम कुछ तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समकालीन चीज़ें क्या क्या घटित हो रही थी। हालांकि पॉलिटी का टॉपिक है बट हिस्ट्री के कुछ एंगल तो आपको पता होने चाहिए। तो 1784 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, कब हुआ था पहला एंग्लो मैसूर युद्ध? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये चीज़ आप कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये इससे पहले समाप्त हो चुका था। उसके बाद में है 1784 में ब्रिटिश और हैदर अली के पिता बेटे का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। और पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? हैदर अली वर्सेज अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पहला जो ये हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध वो किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बट उसके बाद में क्या हुआ, जो ये हैदर अली थे इनकी जगह आ जाते हैं टीपू सुल्तान, जो कि इनके बेटे थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद में इन्होंने इनका जो पदभार था वो पद संभाला और इन्होंने अंग्रेजों से पंगा लेना स्टार्ट किया था, अंग्रेजों से लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो 1784 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने मैंगलोर की संधि करी। सबसे पहले ये युद्ध चले आ रहा था, उसके बाद में मैंगलोर की संधि हुई। ठीक है, मैंगलोर की संधि के बाद में ये युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो पहला मैसूर युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? ये वैसे तो हो गया था 1767 के बीच में स्टार्ट हो गया था। 1767 के बीच में ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। बट ये समाप्त कब हुआ था? जब हैदर अली की मृत्यु होगी, टीपू सुल्तान ने वो राजा बने, तो टीपू सुल्तान ने मैंगलोर की संधि की। इस मैंगलोर की संधि के बाद में पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 1784 का इवेंट है इसके दौरान क्या क्या घटना हो रही थी। तो पहले एंग्लो मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था 1784 में। पहला पॉइंट यही है। दूसरा, मराठा शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध भी देखने को मिला था, जिनमें काफ़ी बड़े स्तर पे देखने को मिला था। ना तो इसमें मराठाओं की जीत हुई ना अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो बाद में 1784 के आसपास में सालबाई की संधि हुई थी। कौन सी संधि? सालबाई की संधि हुई थी, उसके कारण ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो मराठाओं की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कंपनी का शासन है वो बंगाल तक विस्तार कर गया था। बंगाल में तो पहले ही विस्तार कर चुका था, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। तो कंपनी वहाँ पर विस्तार करती जा रही थी। तो ये पूरा अधिनियम था 1784 का अधिनियम था। इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है, सारे इसके पॉइंट है वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। वीडियो को बहुत लंबा हो गया है। कल से हम है वो 1793 के एक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो आगे जो भी एक्ट बचे हैं उनको 1-2 दिन में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आप ये अच्छे से देखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1773 का अधिनियम देखा है, 1781 का अधिनियम देखा है और 1784 का अधिनियम देखा। हालांकि एक मिनट के हैं, वैसे तो 5-10 मिनट में इनको खत्म कर सकते हैं, बट हमने क्या डिटेल में देखा, डीप में देखा। काफ़ी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी क्या चीज़ें हो रही थी, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, ये सारी चीज़ें देखी ना, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा। बाकी वैसे टाइम इसमें लगने वाला नहीं है, बट क्या था हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि पूरा हमारा अध्ययन करना कि कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछे हमारा है वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे बात करें अब इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इनके प्रावधानों के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रावधान था। ये जो 1784 का एक्ट था ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, ठीक है, और किस प्रकार से काम करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता था, ये कौन से मामले देखते थे, ये कौन से मामले नहीं देखते थे, ये किसको रिप्रेजेंट करते थे, किसको अपने जो भी रिपोर्ट वगैरह सौंपते थे, ठीक है, ये क्या काम करता था। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।